हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11 द चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड द टॉपिक इज फॉर टुडे सेंटर ऑफ मास फ्रेम, या फिर इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट। तो भाई सेंटर ऑफ मास फ्रेम और रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट का क्या जरूरत है, इसका क्या बेनिफिट है, वो हम समझते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो कि इस ट्रिक से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है आपके पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। जब आप ग्राउंड फ्रेम में क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाओ, टफ लगे आपको, हालांकि ग्राउंड फ्रेम में हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम से काफी इजीली सॉल्व हो जाएंगी चीजें। अच्छा मान लीजिए पहले आपके पास कोई दो ब्लॉक सिस्टम है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, और ये स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ पे है, दोनों ब्लॉक रेस्ट में थे। ऐसा था, आपने क्या किया, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है अभी इस समय, दोनों रेस्ट में थे। आपने इसको वेलोसिटी v2 दे दी अचानक और इसको वेलोसिटी दे दिया आपने v1, धक्का मार दिया इसको और इसको, दोनों को धक्का मार दिया। अब यहां पर जो v2 है आपका मान लीजिए ग्रेटर देन है v1, जो v2 है आपका वो क्या है, v1 से बड़ा है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये समझना है हमको। अब आपसे क्वेश्चन पूछता, बताइए मैक्सिमम इलोंगेशन आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, मैक्सिमम इलोंगेशन आपको निकालनी है। क्वेश्चन पूछता, बताइए मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में क्या आएगी, और उस समय दोनों ब्लॉक्स की स्पीड क्या होगी ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड क्या होगी ये भी पूछ सकता है। तो बहुत सारी बातें इसको इस तरह के क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो मैं सभी चीजें आपको क्लियर करूंगा बढ़िया तरह से। तो पहले आप ये समझ लें ग्राउंड फ्रेम में देखने पर क्या होता और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्यों आसान है चीजें। देखिए ग्राउंड फ्रेम में क्या होता, ग्राउंड फ्रेम में क्या होता कि ये वाली बॉडी चूंकि v2 वेलोसिटी ज्यादा है v1 से, तो क्या होगी, ये आगे बढ़ना शुरू करेगी और ये इसके पीछे पीछे चलेगी, लेकिन स्प्रिंग के जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगी। क्यों, v2 बड़ा है v1 से, v2 बड़ा है v1 से, तो स्टार्टिंग में जो स्प्रिंग की लेंथ है वो इंक्रीज करेगी। तो स्प्रिंग जब आपकी इनिशियली इंक्रीज करेगी तो जो फोर्स काम है, फोर्स जो एक्सर्ट होगा वो अंदर की तरफ होना शुरू हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग क्या करेगी भाई, स्प्रिंग इलोंगेट हो रही है तो स्प्रिंग तो अंदर की तरफ फोर्स लगा देगी, इस ब्लॉक पे इस तरफ और इस ब्लॉक पे इस तरफ। तो इस वाले ब्लॉक की स्पीड बढ़ना शुरू होगी और इस वाले ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, घटना शुरू हो जाएगी। ये सब ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में हो रहा है। अब देखिए चूंकि v2 स्टार्टिंग में v1 से बड़ा है और जो फोर्स आया है स्प्रिंग फोर्स वो v2 को घटाएगा और v1 को बढ़ाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों ब्लॉक्स की स्पीड क्या हो जाएंगी, सेम, इसकी बढ़कर और इसकी घटकर, जब वेलोसिटी आपस में सेम हो जाए, v2 घटकर कुछ हो जाएगी मान लीजिए v, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, v। और अभी भी चूंकि इलोंगेशन है तो इधर फोर्स काम करेगा और इस पे इधर फोर्स काम करेगा अभी भी। तो जिस समय दोनों की स्पीड बराबर होंगी उसी कंडीशन को हम बोलेंगे मैक्सिमम इलोंगेशन। क्या बोलेंगे भैया, मैक्सिमम इलोंगेशन। अब इस समय मैक्सिमम इलोंगेशन आ चुकी होगी किसमें, स्प्रिंग में। ग्राउंड फ्रेम में देखने पर क्या होगा, इसकी स्पीड ज्यादा है इससे, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगी जिसकी वजह से एक फोर्स इस पे काम करेगा, एक इस पे काम करेगा, डायरेक्शन आपके सामने है, अंदर की ओर दोनों फोर्स ऐसे काम करते हैं। तो इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है और इसकी वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी होगी डिक्रीज। अब क्या होगा भाई, दोनों इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और उस केस में आपके पास मैक्सिमम इलोंगेशन होगी। इससे ज्यादा स्प्रिंग अब नहीं बढ़ेगी क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी और कम होगी, क्योंकि इलोंगेशन है, अभी भी स्प्रिंग खींची हुई है तो स्प्रिंग तो अंदर की तरफ फोर्स लगाती होगी। तो ये क्या करेगी, जो फोर्स इस पे लगेगा वो इसकी स्पीड को और कम कर देगा और इसको बढ़ा देगा। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसकी स्पीड जो है बढ़ना शुरू करेगी और इसकी और घटेगी, ठीक है, इसकी बढ़ेगी और इसकी और घटेगी वेलोसिटी जो है। अब क्या होगा, स्प्रिंग वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। भाई स्प्रिंग में कंप्रेशन है क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाएगी तो स्प्रिंग में कंप्रेशन नहीं आएगा, मतलब जो इलोंगेशन था वो खत्म होगा। तो वापस से हमें नेचुरल लेंथ मिलेगी, वापस से क्या मिलेगी, नेचुरल लेंथ मिलेगी हमें। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ जो होगी आपके पास, जब तक तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती रही होगी ना, अब इसकी वेलोसिटी जो है इससे ज्यादा होना, इसके बाद क्या होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और इसकी और कम होगी तो इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास इसको मैंने मान लिया v1 डैश और इसको मैंने मान लिया v2 डैश।
m1 v1 डैश और m2 v2 डैश ये वापस नेचुरल लेंथ हो जाएगी आपके पास, वापस क्या हो जाएगी नेचुरल लेंथ। ठीक है, जब तक इसकी स्पीड बढ़ती रही है और इसकी स्पीड क्या है घटती रही है, फर्दर और घटी है, वापस से नेचुरल लेंथ मिल जाएगी हमको। अब क्या होगा, अभी तक तो फोर्स ऐसे काम कर रहा था, अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसकी स्पीड इससे बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही थी और इसकी घट रही थी, तो ये अब इस बार क्या है v1 डैश क्या है, v1 डैश जो है आपका वो v2 डैश से बड़ा है, उल्टा हो गया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। अब फोर्स तो जीरो हो गया क्योंकि नेचुरल लेंथ आ गई वापस, तो फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन चूंकि इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है तो अब स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी इससे ज्यादा है, स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तो कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो फोर्सेस काम करना शुरू कर देंगे ऐसे और ऐसे बाहर की ओर। अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, जिस कंडीशन में वो आ जाएगी आपकी मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन पे इसकी वेलोसिटी घटेगी, अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा जब कंप्रेशन शुरू होगी, और इसकी वेलोसिटी वापस से बढ़ना शुरू कर देगी, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी तो मैक्सिमम कंप्रेशन। इसके बाद भी फोर्स काम करेगा बाहर की ओर, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है इस समय, भाई कंप्रेशन है ना, यहां से नेचुरल लेंथ के बाद कंप्रेशन शुरू होगा, इस पे फोर्स इधर काम करेगा, इस पे सेम डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी। तो v1 डैश जो है v2 डैश से बड़ी थी, दोनों जब बराबर होंगी तो मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुकी होगी, उसके बाद कंप्रेशन नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, फोर्स चूंकि अभी भी काम कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी को वापस से और बढ़ाएगा, जब और बढ़ाएगा इसकी वेलोसिटी को तो इसके बाद क्या होगी, फिर हमें नेचुरल लेंथ मिलेगी, ये कंडीशन v1 v2 वापस वेलोसिटी हो जाएंगी, फिर ये कंडीशन मिलेगी, फिर ये इस तरह से प्रोसेस पूरा होता रहेगा। मतलब ये जो ब्लॉक्स है इस तरह से मोशन करते हुए आगे भी बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्लॉक्स थे तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे और इनकी इलोंगेशन आई, ठीक है, इसके बाद वापस नेचुरल लेंथ हो गई, फिर आगे बढ़ रहे हैं, वापस कंप्रेशन हुई, फिर नेचुरल लेंथ, फिर इलोंगेशन, फिर नेचुरल लेंथ, फिर कंप्रेशन, फिर ऐसे होता रहेगा हमेशा। तो नेचुरल लेंथ के बाद पहले इलोंगेशन, फिर नेचुरल लेंथ, फिर कंप्रेशन, फिर नेचुरल लेंथ, फिर इलोंगेशन, ये प्रोसेस करके मतलब इस तरह से स्प्रिंग करते हुए आगे भी बढ़ेगी, ऐसा मोशन होगा स्प्रिंग का, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी। तो अगर हम ग्राउंड फ्रेम्स देखें तो ये पूरी कहानी बनेगी जो मैंने आपको बता दी। ग्राउंड फ्रेम से देखने पर इन दोनों की वेलोसिटी हमेशा सेम हो जाती है, चाहे तो मैक्सिमम इलोंगेशन वाला केस हो तब भी सेम है दोनों की वेलोसिटी, और मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब भी इन दोनों की वेलोसिटी आपकी सेम हो जाती है। ग्राउंड फ्रेम में आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम से भी हो जाएगा। ग्राउंड फ्रेम से हम कैसे करेंगे, एक तो हम जानते हैं यहाँ पर बाहर से तो कोई फोर्स काम कर नहीं रहा, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, और जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो यहां पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, दोनों ब्लॉक्स की मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे हम, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम में करना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो लीनियर मोमेंटम में कंजर्वेशन और एक वर्क एनर्जी थ्योरम, आपको दोनों लगानी पड़ेंगी, आपके आंसर्स आ जाएंगे। इससे भी आसान क्या पड़ेगा वो देखें आप। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठकर देखें तो क्या होगा। अगर भाई देखिए क्या हो रहा है कि इनकी वेलोसिटी चूंकि डिफरेंट तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आपका मूव करता हुआ बाहर। अच्छा, इसमें क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो कंफर्म है, कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो सेंटर ऑफ मास जो है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन करेगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा। इसका मतलब वो क्या है कि इनर्शियल फ्रेम है, क्या है भैया, एक इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, वहां कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो अगर वो इनर्शियल फ्रेम है तो उससे चीजें देखना बहुत आसान रहेंगी। कैसे, अगर मान लीजिए आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास पर बैठ गए यानी सेंटर ऑफ मास आपके लिए रुक गया, सेंटर ऑफ मास क्या है आपके लिए रुक गया। अब उसके सेंटर ऑफ मास पर बैठ के अगर इसको देखूंगा तो इधर इसको देखूंगा तो कैसा मोशन दिखेगा, पहले वो देखते हैं। अगर हम ग्राउंड से देखते हैं दोनों आपको इधर जाते हुए नजर आएंगी, अगर आप सेंटर ऑफ मास से दोनों को देखते हो तो फिर इनका मोशन बदल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था भाई अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो बॉडीज के मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। एक ही बॉडी उसका मोशन जो है अगर दो अलग अलग फ्रेम में उसको देखा जाए तो अलग अलग प्रकार से उसका मोशन होगा, सेम नहीं रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या कहानी बनती है। ग्राउंड में समझ गए, ग्राउंड में क्या होगा, इन दोनों का जो मोशन होगा वो इस तरह से होगा, इनमें इलोंगेशन आएगी, फिर नेचुरल लेंथ, फिर कंप्रेशन, फिर नेचुरल लेंथ, फिर इलोंगेशन, फिर कंप्रेशन, और ये आगे भी बढ़ता रहेगा सिस्टम, आगे भी ये बढ़ता रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास,
तो पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए इससे कितना आसान रहेगा ये काम। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम बोलते हैं VCM। तो VCM कैसे निकालोगे? m1v1 प्लस m2v2 m1 प्लस v1 की दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहा क्योंकि सेम डायरेक्शन में थी, स्केलर फॉर्म में सीधा आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास आपका मान लीजिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ VCM वेलोसिटी से, जिस तरह दोनों ब्लॉक्स मूव करेंगे उस तरह सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। अच्छी बात है। अब हम करते हैं वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स। वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स अगर देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखते हैं अगर हम, तो v1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब आपको मालूम है सेंटर ऑफ मास को अगर मैं रोकता हूं तो सेंटर ऑफ विद रिस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? इसको रोकना। अगर मैं इसको रोकता हूं तो इसमें सेम वेलोसिटी मुझे देनी पड़ेगी इस तरफ, तो इसमें भी सेम वेलोसिटी इस तरफ देनी पड़ेगी और इसमें भी सेम वेलोसिटी इस तरफ देनी पड़ेगी। किया जाएगा VCM, ये तो रुक जाएगा उस कंडीशन में, है ना। तो सेंटर ऑफ मास अब रुक गया। सेंटर ऑफ मास, अब जब हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बात करते हैं मतलब सेंटर ऑफ मास को रोक लिया हमने, उसी को देख रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास तो आपका रुका हुआ है, जब इसके रेफरेंस में बात करोगे ये रुक गया है क्योंकि इसको मैंने वेलोसिटी इस तरफ दी, तो VCM आपस में कैंसिल हो गया, रुक गया। सेम काम यहां किया और वही काम यहां कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी, इसके पास दो वेलोसिटी है ब्लॉक 1 के पास, एक तो V1 और एक VCM। V1 और VCM, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास V1 माइनस VCM, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ गई दोनों वेलोसिटी इसके पास जब इसको रोका मैंने। तो रोकने का मतलब उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो V1 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 डिवाइड में m1 प्लस m2 हो जाएगा। प्लस कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे, है ना। इसका अदर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो गया आपके पास m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड में आपके पास आ गया m1 प्लस m2, ये माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? माइनस माइनस माइनस, ठीक है। एलसीएम ले लिया, m1 v1 से m1 v1 कट गया। अगर हम m2 कॉमन ले लेते हैं तो m2 कॉमन लेते ही यहाँ बचेगा v1 माइनस v2 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये आपकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, बहुत अच्छी बात है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स लिखा, तो अब ऐसे हम V2CM निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक विद रिस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो V2CM, तो वो हो जाएगा V2 माइनस VM। आप फिगर में देखो, इसको रुका मैंने तो इसको इधर वेलोसिटी देनी पड़ी, तो इसको भी इधर देनी पड़ी। अब दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, एक ब्लॉक के पास दो वेलोसिटी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा नेट वेलोसिटी जब निकालेंगे तो। यहां से अगर हम देखें V2CM कितना आएगा, अब इसकी जरूरत है, इसको हटा देता हूं, जगह बन जाएगी पूरी अपने पास। रिड्यूस्ड मास क्या है पहले वो समझाता हूं मैं आपको अच्छी तरह से, तब फिर करेंगे आगे बात, है ना। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? V2CM की, तो V2 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर। तो VCM वेक्टर क्या है भाई आपके पास? वही m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 v2 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 डिवाइड में m1 प्लस m2। जरा देखते हैं अब इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी।
यहां से आपका m2 v2 आपस में हो जाएगा कैंसिल, तो यहां m1 कॉमन ले लो, v2 माइनस v1 अपॉन में क्या बचेगा m1 प्लस m2। ये आ गया आपके पास v2cm। भाई क्या आ गया आपके पास v2cm। अब ये निकले, वेलोसिटीज निकले, अच्छी बात है। अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर दोनों बॉडीज की, दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकाली जाए तो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास, तो हाफ m1 v1 c m स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 cm स्क्वायर जो आपने निकाली थी v1 cm v2 cm, ये तो आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है, फिर समझाता हूं मैं आपको पूरी कहानी। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां से आपके पास हाफ आप कॉमन ले लो दोनों में से, तो m1, चूंकि यहां v1 cm की बात हो रही है, v1 cm में आया था m2, तो m2 स्क्वायर v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर v2 माइनस v1 आया तो वहां पर v1 माइनस v2 आया था। ठीक है, अपॉन में आ गया आपके पास m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखते हैं यहां क्या आ जाएगा, हाफ m2 m1 स्क्वायर, ये हो जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर आएगा और डिवाइड में ये आ जाएगा आपके पास, जो मैंने लिख दिया है देखिए एग्जैक्टली। अच्छा, हाफ नहीं आएगा, हाफ तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, हाफ तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। अब देखो हाफ, इसमें भी m1 है, इसमें भी m1 स्क्वायर m2, मतलब m1 m2 कॉमन लिया जा सकता है। और देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर और v2 माइनस v1, यहाँ पे v2 माइनस v1 लिखा हुआ था। अब चूंकि v2 माइनस v1 और v2 माइनस v1 का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होता है v1 माइनस v2 के होल स्क्वायर के, दोनों बराबर होते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। दोनों में से होल स्क्वायर किसी एक का कॉमन ले सकते हो। जैसे मैंने मान लिया हमने v2 को बड़ा माना था तो v2 माइनस v1 लिख लेते हैं, v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने अंदर। यहां से बचेगा आपके पास m2, यहां से बचेगा आपके पास m1, डिवाइड में लिखा हुआ था m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये भी m1 प्लस m2, नीचे भी m1 प्लस m2 लिखा हुआ है। ये कॉमन कैसे ले लिया, नीचे रीजन लिख दिया मैंने इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सेम ही तो वैल्यू देंगे यार। a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर होता तो सेम ही है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, एक स्क्वायर से एक पूरा कट जाएगा और ये बच जाएगा v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर, v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकला है आपके पास। ये हियर म्यू को हम मान सकते हैं m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास।
क्या बोलते हैं भाई, रिड्यूस्ड मास, ये म्यू हो गया एक तरह से। और v2 माइनस v1 को बोलते हैं v रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v रिलेटिव है। इस तरह से आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू म्यू इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको मैंने अपने मन से माना है, एक नया टर्म दिया हुआ है आपको m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 को आप मान लो म्यू और v2 माइनस v1 को मान लो v रिलेटिव। अब आपके पास एक अकेला ब्लॉक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर दो ब्लॉक थे ना, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास से कर लिया तो हमने एक अकेला ब्लॉक लिया, मेरी बात ध्यान से सुनना पहले। मैंने एक अकेला ब्लॉक लिया जो उसी स्प्रिंग से अटैच कर दिया और उसका मास मैंने मान लिया म्यू और उसकी जो वेलोसिटी है वो मैंने मान ली v रिलेटिव, यानी v2 माइनस v1 के बराबर। किसके बराबर, v2 माइनस v1 के बराबर। जो इसका मोशन आएगा वही आपका दोनों ब्लॉक्स का मोशन होगा, मतलब जो इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन अकेले में, इसमें निकालना आसान है ना, या सीधे वर्क के थ्योरम लगा देंगे, अकेले तो ब्लॉक बचा। अरे अकेला ब्लॉक यार, सिर्फ इसके मोशन को ऑब्जर्व करना है, वहां पे दो ब्लॉक थे दोनों को ऑब्जर्व करना था, आसान कौन सा, ये वाला, जाहिर सी बात है। तो उस पूरे दो ब्लॉक के सिस्टम को अगर हम सेंटर ऑफ मास से देखें तो अकेले ब्लॉक से रिप्लेस किया जा सकता है। Hence two block system can be replaced by a single block in center of mass frame। which has mass equal to mu and velocity equal to v relative। अब इसमें कितना आसान है मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना, भाई हमको पता है नेचुरल लेंथ है, कहां पे रुकेगा, जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तब अगर इसमें एलोंगेशन x मैक्स मान लेते हैं, मैक्सिमम एलोंगेशन है ना, तो मैक्सिमम एलोंगेशन अगर हम x मैक्स मानेंगे तो हम क्या कर देंगे, हाफ इनटू इसका मास, मास इसका म्यू मान लिया मैंने, v रिलेटिव का स्क्वायर, इसकी पहले की एनर्जी और बाद की जीरो हो चुकी है, w बराबर डेल्टा के कर देंगे, वर्क स्प्रिंग का बराबर डेल्टा के, आसानी से आंसर आए करेंगे फटाफट, बोले आएंगे नहीं आएंगे। तो ये आपको कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। तो हम अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अकेला दोनों ब्लॉक को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं, जो इसके आंसर आएंगे भाई दोनों ब्लॉक के आंसर आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ब्लॉक के आंसर आपके वही आएंगे जो अकेले ब्लॉक के आएंगे, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो जब भी आपको मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन निकालनी हो तो आप इसी मेथड का यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस में चले जाएंगे और फटाफट हम मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं आएगी। तो मैं एक आध क्वेश्चन आपको समझाता हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर, तो वो भी आप देख लो जरा, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैक्सिमम एलोंगेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हमें निकालनी होती है, उनको भी हम सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में अगर करते हैं तो आसानी से निकाल पाएंगे, बस आपको समझना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या चीजें होंगी। तो अकेले ब्लॉक के जैसा हो जाएगा ये, अकेले ब्लॉक के जैसा हो जाएगा ये। अब मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये क्या आपके पास एक स्प्रिंग है, इसकी वेलोसिटी आपने m2 मानी थी, सॉरी v2 मानी थी, मास m2, वेलोसिटी v1, इस तरह से मान लिया आपने, ठीक है। वैल्यू रख लेते हैं, चलिए ज्यादा बढ़िया रहेगा ना, ये 4 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, जो k है उसकी वैल्यू रख लेते हैं कुछ तो भी, जैसे मैंने मान ली 10 न्यूटन पर मीटर, 10
10 ज्यादा हो जाएगी, चलिए 1 न्यूटन पर मीटर मान लेते हैं। के की वैल्यू क्या मान ली मैंने, 1 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फाइंड, अभी नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, एंगल का मतलब नेचुरल लेंथ। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। बहुत इजीली निकल आएगा, 1 मिनट का काम है। कैसे निकालोगे आप, मैंने आपको कहा था इस पूरे सिस्टम को आप रिप्लेस कर दो इस सिंगल ब्लॉक जिसका मास क्या है म्यू, और म्यू किसके बराबर होता है, रिड्यूस्ड मास, जिसको हम बोलते हैं m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 क्या हो जाएगा, m1 दिया नहीं मैंने आपको, तो मास भी लेते हैं इनका, m2 मैंने मान लिया 10 kg, m1 मैंने मान लिया ये भी 10 kg मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों मास को 10 kg मान लिया। तो 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 100 अपॉन में 20, तो आ गया 5। म्यू कितना आ गया भाई, म्यू आ गया आपके पास 5। m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। और अगर v रिलेटिव देखी जाए तो इसकी वेलोसिटी जो लिखी जाएगी उसको लिखेंगे हम v2 माइनस v1। अरे v रिलेटिव के बराबर होगी ना, तो v2 माइनस v1 कितना आएगा, अगर हम देखें यहाँ पर v रिलेटिव जो है आपका वो हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड। एक ब्लॉक जिसका मास आपका 5 kg है और जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, अगर वो किसी स्प्रिंग से जुड़ा हो, उसकी स्टार्टिंग की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो, उसका मास 5 kg रहा होता, और उसमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपने लिया है 1 न्यूटन पर मीटर, तो मैक्सिमम इलोंगेशन कैसे निकालते, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें क्या होगा, जब मैक्सिमम इलोंगेशन आ जाएगी स्प्रिंग में तो ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसको बोलेंगे मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स मैक्स। क्या बोलेंगे भाई, मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स मैक्स, यही तो बोलेंगे। तो आंसर क्या आता है, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, सीधे आंसर पा लेंगे फटाक से। वरना दोनों ब्लॉक्स की मोशन को हमें करना पड़ता, पहले कंजर्वेशन मोमेंटम लगाना पड़ता, फिर एनर्जी कंजर्वेशन, तब जाके आंसर आता ग्राउंड फ्रेम में। इससे सीधे डायरेक्ट आंसर आता है, कुछ खास नहीं करना पड़ता। तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम, ये दोनों ब्लॉक्स इसके बराबर हो गए, एक सिंगल ब्लॉक के बराबर, जो आपने सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में देखा। तो रिड्यूस्ड मास कांसेप्ट बोलते हैं इसको। एक अकेला ब्लॉक जिसकी वेलोसिटी v2 माइनस v1 के बराबर हो, जिसका मास आपका m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 के बराबर हो, उसके मोशन जैसा इनका मोशन होगा। जो उसमें इलोंगेशन आएगी इन दोनों में मिलाकर उतनी ही आएगी। कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं, शॉर्ट ट्रिक होती है करने की, इसीलिए आसान होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन तुरंत कर सकते हो आप। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगा दोगे इसमें, W बराबर डेल्टा के, W तो एक ही होगा, और तो कोई फोर्स है नहीं यहाँ पर, बाहर से कोई फोर्स था नहीं, स्प्रिंग फोर्स काम करेगा। और स्प्रिंग में इलोंगेशन जो कि x मैक्स है, तो हाफ इंटू के एक्स मैक्स का स्क्वायर। और एक और बात आपको बता दूं, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर रियल फोर्स है, देखो स्प्रिंग फोर्स रियल फोर्स है, और किसी भी रियल फोर्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। रियल फोर्स आपको बदलता नहीं है, तो उसका वर्क भी बदलेगा नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रियल फोर्सेस, किसी भी फ्रेम में आप अप्लाई करोगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे इस फ्रेम में देखें चाहे इस फ्रेम में देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ x मैक्स है और यहाँ पर x मैक्स, दोनों की इलोंगेशन सेम आएगी। जैसे कि मैंने कहा, इसको रिप्लेस कर सकता हूँ मैं अकेले से, क्योंकि आपका आंसर इस फॉर्म में आया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको मैंने तोड़ दिया था हाफ म्यू इनटू v रिलेटिव। ऐसा लग रहा है किसी एक ब्लॉक की हो जिसका मास म्यू, जिसकी स्पीड v रिलेटिव हो, तो सेंटर ऑफ मास देखने पर उस ब्लॉक जैसा मोशन है इन दोनों ब्लॉक्स का। दोनों ब्लॉक्स में मिला के जो इलोंगेशन आएगी उस अकेले में इलोंगेशन उतनी आएगी। जो स्प्रिंग यहाँ पर वर्क करेगी वही यहाँ पर करेगी, तो स्प्रिंग का वर्क नहीं बदलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखें अगर हम बाद की काइनेटिक, तो बाद भी जीरो है, रुक गई है ना। स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव होता है, आपको पता होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अंदर काम करेगा इस पे, और इलोंगेशन हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपके पास ये आ गया 0 माइनस हाफ
म्यू इंटू वी रिलेटिव, ये थी स्टार्टिंग में तो एक यार स्पीड इसकी, ये म्यू और ये वी रिलेटिव है कि नहीं। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, हाफ से आप कैंसिल, के की वैल्यू तो 1 लिख दो, एक्स मैक्स आपको निकालना है। इधर आ जाओ, हाफ तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल, म्यू की वैल्यू आपकी 5 आई है और वी रिलेटिव आपका 2 आया, तो 2 का स्क्वायर, यहां से आपके पास जो एक्स मैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 5 का रूट, इस हिसाब से एक्स मैक्स क्या आ जाएगा 2√5 मीटर। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। मैक्सिमम इलोंगेशन तुरंत निकल आएगी आपकी 1 सेकंड के अंदर, कुछ खास करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। क्लियर होगी बात? तो भाई इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली क्वेश्चंस। हाँ, इनमें एक प्रॉब्लम आएगी आपको, जब पूछेगा बताइए जो दोनों ब्लॉक्स हैं उनकी वेलोसिटीज क्या है ग्राउंड में, सेंटर ऑफ मास में नहीं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो आप इजीली निकाल पाओगे क्या है, ग्राउंड के फ्रेम रेफरेंस में इनकी वेलोसिटीज क्या है, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको बतानी पड़ेगी। उसको अगले क्वेश्चन में करते हैं। इलोंगेशन और कंप्रेशन निकालना तो बहुत आसान है, इस ट्रिक से तुरंत निकल आती है इलोंगेशन और कंप्रेशन। बाकी चीजें भी आप सीख लो, जब मैं ट्रिक सिखाई तो बाकी चीजें मैं सिखा देता हूँ कि जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगी तब उस समय इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगी तब इनकी ब्लॉक्स की जो वेलोसिटीज है वो क्या होंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, इसमें 2 ब्लॉक ले लिए, ठीक है। चलिए दोनों के मासेस मान लेते हैं, 2 ब्लॉक्स लिए मैंने, इसका 5 kg है मास, इसका भी हम ले लेते हैं 5 kg मास, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है इसको मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी वेलोसिटी है इसको मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, जो के है आपके पास इसको वही लेते हैं, ज्यादा बड़े रहेगा 1 न्यूटन पर मीटर, के स्प्रिंग जो है 1 न्यूटन पर मीटर। अब ये स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ में थी, स्प्रिंग क्या थी भाई, नेचुरल लेंथ पर थी। तो आपको क्या बताना है, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन। कंप्रेशन पूछेगा तब भी आपको यही करना है, और चलिए मैक्सिमम कंप्रेशन की बात भी कर लेते हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन में भी आपका ये आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, उसमें सेम आंसर आएगा, जितनी इलोंगेशन होती है उतनी कंप्रेशन होती है मैक्सिमम। एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स। अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है आपको। जब हमें ये नहीं बोलता किसके रिस्पेक्ट में, तो आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी हो, तो मैंने लिख दिया, हालांकि नहीं बोला था, केवल ये बोलेगा मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स। तो आप समझ लो जब नहीं बोलेगी तो इसका मतलब वो ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में निकालनी है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेफरेंस में जो वेलोसिटी है वो आपका आंसर नहीं होगा, आपको बदलना पड़ेगा आंसर। आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा ग्राउंड के रेफरेंस में, ठीक है भाई। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। एक तो जब आप ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में करोगे तो आप ये पाओगे दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम हो गई है और दोनों सेंटर ऑफ मास की ओर है। देखो आप करके दिखाता हूं मैं। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पे है, दोनों चूंकि 5 kg की है ब्लॉक्स, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आएगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा बिल्कुल बीच में। ये हो गया सेंटर ऑफ मास, क्या हो गया भाई, सेंटर ऑफ मास हो गया। इसके रिस्पेक्ट में देखें तो पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, समझे पहले पूरी कहानी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैक्सिमम इलोंगेशन तो आप निकाल ही लोगे, बिल्कुल आसान तरह से निकाल दो पीछे। और कहानी जो ये निकालना है मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी कैसे निकालनी है ब्लॉक्स की, वो भी समझ लो एक बार। तो वीसीएम निकालते हैं पहले, ये भी 5 kg का था, ये भी 5 kg का था, इसकी स्पीड 6 थी, इसकी स्पीड 2 थी, ये था।
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या आएगा, यहां से अगर हम देखें तो m1v1 तो 5 टू 10 प्लस 5 6 30 अपॉन में 5 और 5 हो जाएगा 10। ये आ गया आपकी 4 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई कितनी आ गई VCM, 4 मीटर पर सेकेंड, वो भी किस डायरेक्शन में, एक्स के रॉन्ग। सेंटर ऑफ मास होगा आपका यहां कहीं पे होगा, और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, कितनी आएगी 4। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ, ये तो ग्राउंड के फ्रेम है, ये तो ग्राउंड फ्रेम में है ना ऐसा यार, यहां खड़ा आदमी देखता है तो उसको ऐसा ही दिखता है। ग्राउंड से अगर हम देखें तो हमें ये सिस्टम दिख रहा है ऐसा, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे खड़े होकर देखें तो कैसा दिखेगा, जरा वो भी देखते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेफरेंस में जब हम करते हैं तो सेंटर ऑफ मास को रोकना पड़ेगा, तभी तो उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठकर बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास पे आप बैठ जाओ, इस जगह पे खड़े हो जाओ जहां पे सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है आपका। तो सेंटर ऑफ मास पे जब आप खड़े होगे तो दोनों ब्लॉक्स की आपको निकालनी पड़ेगी स्पीड यानी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो v1 निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो 4 इसमें माइनस जाएगा इस तरफ। भाई VCM में तो यार सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में करोगे तो सेंटर ऑफ मास को रोकोगे, तो सेंटर ऑफ मास, या फिर आप जानते हो अगर आपको निकालना है v1 cm तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। v1 cm वेक्टर जब आप करोगे तो v1 वेक्टर माइनस vcm वेक्टर, तो आप देखो v1 वेक्टर कितना है 2i कैप, इस डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो माइनस ये कितना है भैया, ये भी 4 इस डायरेक्शन में ही है तो 4i कैप हो जाएगा। ये आ गया आपके पास माइनस 2i कैप। v1 ca वेक्टर वाला कितना आ गया माइनस 2i कैप, का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरफ है। फिर माइनस का मतलब यार इस तरफ होगी ना। इस वाले ब्लॉक की देखते हैं, इस वाले ब्लॉक का क्या सिस्टम बैठता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2cm। v2cm की वैल्यू देखते हैं क्या है। अब v2cm को निकालते हैं ऐसे वेक्टर फॉर्म में, जैसे मैंने v1 cm निकाला है, यहां 2 लिख दो, यहां 2 लिख दो, यहां 6 आ जाएगा, अब यहां +2 आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। v2cm वेक्टर v2 माइनस vcm, तो 6i कैप माइनस 4i कैप प्लस 2i कैप आएगा, मतलब ये आपका चल रहा होगा इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से। तो जैसे कि मैंने वेलोसिटीज दोनों की निकाल दी, अपोजिट डायरेक्शन मांगी, तो यहाँ पर एक बात आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। जब हम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट में आ जाता है, और उस केस में दोनों बॉडीज जो है उनके मोमेंटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, मतलब दोनों के मोमेंटम मिला के 0 हो जाने चाहिए, वरना सेंटर ऑफ मास मूव करना शुरू कर देगा। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटीज नहीं, मोमेंटम बात करते हैं। पहले क्या बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ बोथ ब्लॉक्स should be same and must be in opposite direction। ताकि वो कैंसिल आउट कर दें, एक दूसरे को। चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई, अच्छी बात है, ये पूरी बात समझो ध्यान से। दोनों के लीनियर मोमेंटम हमेशा बराबर है, अगर ये रुका तो इसको भी रुकना पड़ेगा, ये समझे बात। भाई स्टार्टिंग में तो ऐसा है, दोनों की वेलोसिटी हो सकता है अलग अलग हो, मैंने मोमेंटम की बात की है, तो अगर मास डिफरेंट होंगे तो वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, नेचुरल लेंथ पर ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर दोनों रुकेंगे सेम टाइम पे। क्यों, क्योंकि जब इसका मोमेंटम 0 होगा तब इसका भी 0 होना चाहिए, वरना सेंटर ऑफ मास का 0 नहीं रहेगा, तो दोनों बॉडीज का एक साथ मोमेंटम 0 होगा। हेंस both blocks will be in rest at the same moment, 'at the same moment। 'at the same moment' का मतलब
सेम मोमेंट। दोनों ब्लॉक्स जो आपके उस सेम मोमेंट पे रेस्ट में आएंगे, सेम मोमेंट पे रेस्ट में आएंगे दोनों ब्लॉक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों ब्लॉक्स आपके सेम टाइम पर क्या होंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। दोनों ब्लॉक्स आपके सेम टाइम पे रेस्ट में आ जाएंगे, इस तरह से बात बनेगी। यानी जब दोनों ब्लॉक रेस्ट में होंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तब आपकी मैक्सिमम इलोंगेशन आएगी। एंड क्योंकि दोनों ब्लॉक्स के मोमेंटम एक साथ जीरो होने हैं, जब यहां जाके रुकेगा ये, तो ये जाके यहाँ पे रुक जाएगा। दोनों में जो इलोंगेशन आएगी वो एक साथ मैक्सिमम होगी, दोनों रुक जाएंगे, मिनिमम होगी तब भी दोनों रुक जाएंगे। तो ये ब्लॉक यहां जाएगा, फिर यहां से वापस यहां आएगा और रुक जाएगा। तो इसका जो मोशन हो रहा होगा कुछ इस तरह से हो रहा होगा। हाँ, दोनों का जो इलोंगेशन है वो अलग अलग हो सकता है। दोनों का जो इलोंगेशन है वो क्या हो सकता है, अलग अलग। दोनों के मास सेम नहीं है, सॉरी मास सेम नहीं रखे मैं, तो इलोंगेशन भी सेम आएगा इस केस में। तो अगर मास सेम ना होते तो इलोंगेशन क्या होती, अलग अलग होती। तो ये ब्लॉक यहां तक जाएगा, है ना, और फिर यहां आकर वापस रुक जाएगा। ये इसके एक्सट्रीम्स रहेंगे। ब्लॉक का मोशन होगा इस तरह से, ऐसे शुरू कर देगा ये SHM, हमेशा ऐसे करना शुरू कर देगा। ऐसे ये वाला ब्लॉक भी करेगा। ये इसके एक्सट्रीम्स रहेंगे, यहां से और यहां तक ब्लॉक मोशन करेगा। बस ये लाइन से बस इसकी बाउंड्रीज हैं। ये एक्सट्रीम रहेगा किसका, इस वाले ब्लॉक का। ये क्या रहेगा, एक्सट्रीम इस वाले ब्लॉक का। ये क्या रहेगा, एक्सट्रीम इस वाले ब्लॉक का। ये क्या रहेगा, एक्सट्रीम इस वाले ब्लॉक का। यहां पर वेलोसिटी जीरो होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यहां पर भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी इस ब्लॉक की। ऐसे इस ब्लॉक की यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, यहां पर भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एग्जीक्यूट करेगा मोशन, इस तरह से जाएगा ऐसे और फिर वापस आएगा ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह से मोशन करना शुरू कर देगा। ये जैसे बना रखा है मैंने, ये इसकी मेन पोजीशन रहेगी। अपने समझने के लिए आप इस तरह से मान सकते हो इसके मोशन को। ऐसे इसका मोशन कैसे होगा, पहले ये इधर जाएगा, ठीक, यहां फिर पहले इधर जाएगा, फिर ये वापस घूमेगा ऐसे, ये इसकी मीन है, फिर ये और आगे जाएगा, यहां पर रुक जाएगा, फिर ये वापस आएगा ऐसे। इस तरह से मोशन करता रहेगा हमेशा, इस तरह से ये मोशन करता रहेगा ऐसे। इस तरफ लेते हैं इसका मोशन ना, और ऊपर ये वापस जाएगा इस तरफ ऐसे, फिर यहां जाकर रुक जाएगा, फाइनली आगे जाके फिर रुक जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट करते हैं SHM, क्या करते हैं भैया, SHM करते हैं। ये मोशन होता है इनका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। लास्ट चैप्टर में फिर से ही टॉपिक पढ़ेंगे हम, तब इनका टाइम पीरियड भी निकालेंगे हम। अभी हम टाइम पीरियड की बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब हम तुरंत बात कर लेते हैं किसकी, मैक्सिमम इलोंगेशन की। तो मैक्सिमम इलोंगेशन तो आपका सीधे निकल आएगा, वो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, उसके लिए इस ताम झाम की भी जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन वाला केस तो आप जानते ही हो, उसमें कुछ खास आपको करना होता नहीं है। उसमें आप क्या करते हो, एक सिंगल ब्लॉक लेते हो जिसका मास किसके बराबर मान लेते हो, म्यू के बराबर, जिसकी वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर, v2 माइनस v1 के बराबर। ये आपका वही रहेगा 1 न्यूटन पर मीटर। ब्लॉक्स का मास तो म्यू आ जाएगा आपका 5 इंटू 5 अपॉन में 5 प्लस 5 20, 5 अपॉन में 10, ये आ जाएगा आपका 5/2। कितना आ जाएगा, 5/2। म्यू आ गया आपका 5/2, 5 kg माने थे ना अपने ब्लॉक्स। ये 6 थी स्पीड, तो 6 माइनस 2, इसके रिस्पेक्ट में नहीं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं अपन म्यू, जो वेरिएबल लेते हैं यहाँ पर। ये 4 थी। तो मैक्सिमम कंप्रेशन आपको निकालनी है, मैक्सिमम इलोंगेशन निकालनी है। तो हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर आता है, डेल्टा के। बाद में इसको रुकना है, जहां पे रुकेगा वही तो आपका मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो मान लीजिए यहां पर आकर ये रुक गया। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, v2 माइनस v1 थी। तो इसको हम बोलते हैं x मैक्स।
वर्क एनर्जी थ्योरम से बात की काइनेटिक जीरो और माइनस में आता है वर्क स्प्रिंग का, फोर्स इधर काम करता है इसलिए, और बुरा उधर चल रहा है, तो स्प्रिंग का वर्क माइनस का हो जाएगा। स्प्रिंग का वर्क होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग में इलोंगेशन अगर एक्स हो तो वी रिलेटिव का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, हाफ से हाफ कैंसिल, तो 1 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आया आपका 5/2 और v आया आपका 2, तो 2 का सॉरी 4 आया है ना इस बार, तो 4 का स्क्वायर, तो 5 4 4 जा 16 8 8 4 जा 8 5 जा 40, यहां से आपके पास x मैक्स का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया 40 आ गया। x मैक्स क्या आ जाएगा भाई, √40 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा √40, ये आ जाएगा 4√5, नहीं 4√5 नहीं है, कितना आएगा ये आ जाएगा आपके पास 2√10 मीटर आ गया आपके पास x मैक्स। x मैक्स तो आप इस तरह से निकालोगे, उसमें कुछ खास है नहीं समझने और करने के लिए, ठीक है। अब दोनों ब्लॉक्स की जो वेलोसिटीज है उनको और देख लेते हैं। चलिए तो भाई बात कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटीज की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैरिंग ब्लॉक्स की। नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हालांकि दोनों ब्लॉक्स के मास सेम है, दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी सेम ही आने वाली है। अगर मास सेम ना होते तो फिर अलग अलग आंसर में निकालने पड़ते, पर तरीका आपका वही रहेगा जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो आती है तो आपको ध्यान रखना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होता है। किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो क्या आएगी भाई v1 वेक्टर cm प्लस vcm। अरे ये तो फॉर्मूला होता है यार, v12 वेक्टर बोलेंगे तो क्या आ जाएगा v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, है कि नहीं भाई। तो अगर हम यहाँ पे c इसकी जगह cm यूज कर ले 2 की जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cm आ जाएगा, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये तो बन जाएगा जो लिखा हुआ है, इस vcm को इधर ट्रांसफर कर दो। यानी पार्टिकल की जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये ध्यान रखना है आपको, है कि नहीं। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये पूरा जो यहाँ पर पूरा मोशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमें दिख रहा है। ये जो पूरा मोशन हुआ है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये ब्लॉक यहाँ और यहां जाकर रुक जाता है, मतलब यहां जाता है, पहले इलोंगेट होता है, वापस नॉर्मल लेंथ, फिर कंप्रेस, वापस नॉर्मल, फिर इलोंगेट, ऐसे कर रहा है मोशन। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इसका मोशन ऐसा है जैसे मैंने दिखा रखा है, इधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया। यहां पर इसकी स्पीड 2 रहती है, यहां पर 0, यहां पर 0। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू cm है, यहां पे 0 आएगा क्योंकि ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। ये क्या है भाई, एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी। ये आपका जो v1 cm है, यहां पर अगर कितना हो गया है 0, यहां पर जो v1 cm है वो 2 है। अब आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में थी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में थी हमेशा से, और वो निकली कितनी थी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपकी आई थी 4। आपको ध्यान में कितनी आई थी भाई, 4 आई थी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 4 आई क्या है, आपको दिख रही है। अगर यहां देखा जाए इस जगह, ठीक है, इस जगह देखें, जब पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा भाई, जैसे मान लीजिए इधर जा रहा है, कितनी की स्पीड से, 2 की स्पीड से, फिर यहां पर रुक जाएगा, फिर वापस जब आएगा फिर इसकी स्पीड 2 रहेगी, बस इस डायरेक्शन में रहेगी, है ना। फिर जाकर यहां रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, तब इसकी स्पीड 2 रहेगी। मतलब जब यहां होता है 2 की स्पीड होती है, तो इस तरफ या तो इस तरफ, यानी इस तरफ या इस तरफ होती है इसके पास जो वेलोसिटी होती है। तो आप ध्यान से देखो, अगर यहां पर अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसके पास v1 cm तो 0 है, यहां पर भी v1 cm 0 है। तो इस जगह पर और इस जगह पर जो पार्टिकल की स्पीड है सीधे vcm के बराबर आ जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा, सीधे vcm 4 है, मतलब यहां पर 4 और यहां पर भी 4 है वेलोसिटी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो, यहां रुकी हुई है केवल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, पर यहां अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो इस जगह पर जब पार्टिकल होगा
तब उसकी स्पीड क्या रही होगी 4, और यहां पर जब होगा तब स्पीड क्या रही होगी 4, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब वो यहां पर होता है तब उसकी स्पीड 0 होती है, जब यहां पर होता है तब उसकी स्पीड क्या होती है 0। तो उसकी स्पीड मैक्सिमम भी यहां पर होगी और मिनिमम भी इसी कंडीशन में होगी। जब वो यहां आ रहा होगा तब कंप्रेशन हो रहा होगा, जब कंप्रेशन स्टार्ट होगा तब जो उसकी स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगी इस वाले ब्लॉक की, और जब ये इलोंगेट करने की कोशिश करता हुआ तब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो बात कर लेते हैं V1 मैक्स की, V1 वेक्टर मैक्स की। यहां पर अगर हम देखें तो V1 वेक्टर मैक्स क्या आपका इस तरफ आ जाएगा V1 CM, सॉरी इस तरफ। भाई ये तो इसकी मीन हो गई ना, इधर भी मोशन है इसका, इधर भी मोशन है, इधर भी 2 की स्पीड से, इधर भी 2 की स्पीड से, और 4 इसको हमेशा मिलती है क्योंकि आपकी ट्रेन है, पूरी ट्रेन चल रही है 4 की स्पीड से उस तरफ, और ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है इसमें, इसके रिस्पेक्ट में ये आगे बढ़ रहा है, ये ऐसे ऐसे मोशन करता है, इसकी स्पीड हमेशा 4 है। मतलब अगर ये मोशन ना करता तब भी इसकी स्पीड 4 तो रहती ही। जब ये इधर जाता होगा तब 2 और 4 दो वेलोसिटी होंगी इसके पास, जब ये इधर आएगा तो 2 और 4 दो वेलोसिटी होंगी इसके पास। यहां पर केवल 4 होगी, यहां पर केवल 4 होगी क्योंकि यहां पर रुक जाता है इसके रिस्पेक्ट में। ये तो बात है। तो V1 मैक्स क्या आएगा और कब आएगा, जब ये ब्लॉक इधर चलेगा 2 की स्पीड से और 4 तो इसके पास है ही। तो V1 CM क्या हो जाएगी 2i कैप प्लस 4i कैप, कितनी आ जाएगी 6। इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भैया 6 हो जाएगी। इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 6। और V1 वेक्टर मिनिमम जब हम करेंगे तो मिनिमम कितनी आ जाएगी, ये जब इस तरफ चलता होगा। मैक्सिमम कब आएगी, जब ध्यान से देखो ये ब्लॉक जो है आपका इस तरफ चलता होगा, V1 CM जो है आपकी वो 2i कैप रही होगी, और VCM जो है वो तो आपकी 4i कैप है ही ना। ब्लॉक जब आपका इस तरफ मोशन करेगा और अपनी मीन पर रहेगा, कहां पर रहेगा, मीन पर। यानी जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर होती है तब इसकी स्पीड मैक्सिमम या मिनिमम होती है इस वाले ब्लॉक की, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर होती है। जब स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन होता है, मिनिमम इलोंगेशन होता है, तब इसकी स्पीड सीधे 4 के बराबर आती है ब्लॉक की। कितनी आती है भैया 4 के बराबर आती है। यहां पर तो है मैक्सिमम और मिनिमम इलोंगेशन, तब दोनों की स्पीड सेम रहेगी। यहां पर ये आकर रुक जाएगा, यहां पर ये आकर रुक जाएगा। दोनों की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4 4 और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 0 0। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितनी है 0 0, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है 4 4। ये और देखना है आपको। तो V1 मिनिमम क्या आ जाएगा, मिनिमम कब आएगा, जब ये ब्लॉक खुद इधर जाने की कोशिश करता होगा, किससे, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। कितनी स्पीड से, 2 की स्पीड से माइनस में, और सेंटर ऑफ मास की स्पीड तो इसके पास होगी होगी ग्राउंड के फ्रेम में देखें तो ये VCM तो इसके पास है कितनी 4i कैप। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी -2i कैप प्लस 4i कैप, तो होगी तुम्हारे पास कितनी 2i कैप, किस तरफ, पॉजिटिव। इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, कितनी है 2 है। मैक्सिमम वेलोसिटी भी किधर है, इस डायरेक्शन में है, कितनी है 6 है। ये चलता तो हमेशा इस तरफ ही है, बस इसकी स्पीड धीमे धीमे कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 0 होती है, 0 होती है, और यहां पर 2 रहती है। ये ध्यान रखना है आपको। सिमिलरली आप ब्लॉक सेकंड के साथ भी कर सकते हो। अब एक और बात निकालता हूं, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट द इंस्टेंट मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम इलोंगेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन पे देखें या मैक्सिमम इलोंगेशन पे देखें। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, सेंटर ऑफ मास में इसका जो मोशन है वो यहां तक रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये इसके इधर नहीं आएगा और इसके इधर नहीं जाएगा। सेंटर ऑफ मास को रुका हुआ मान लेते हैं। तो जब यहां पर आता है तब इसकी स्पीड 0, तब होता है आपका मैक्सिमम कंप्रेशन। जब यहां पर होता है तब होता है मैक्सिमम इलोंगेशन, तब भी इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 होती है। तो अगर इसको मैं 4 की स्पीड से चलाऊंगा तो इसको 4 यहां पर भी मिलेगी और यहां पर भी मिलेगी। भाई पूरा सिस्टम 4 से इधर चलना शुरू कर देगा। ग्राउंड से खड़े होकर देखेंगे तो ये चलता हुआ दिख रहा है मुझे। तो ये आपका इधर तो जा ही रहा है, जब यहां है तब भी इधर जा रहा है, और जब यहां है तब भी इधर जा रहा है 4 की स्पीड से। और इस मतलब ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर ये मोशन कर रहा है। इस तरह से मानते हो ट्रेन के अंदर कोई आदमी इधर जाता है, फिर वापस आता है, फिर वापस इधर आता है, फिर वापस आता है। ट्रेन चली जा रही है एक डायरेक्शन में। जब वो आदमी इधर चलेगा तो ट्रेन की स्पीड उसमें ऐड होगी, जब वापस चलेगा तो ट्रेन की स्पीड उसमें से माइनस हो जाएगी। बस यही कहानी हो रही है यहाँ पे।
जब यहां पर होगा तब मैक्सिमम कंप्रेशन, जब यहां पर होगा तब मैक्सिमम इलॉन्गेशन। और यहां दोनों ही केस में v1 cm कितना है 0, तो v1 वेक्टर कितना आ जाएगा v1 cm वेक्टर प्लस vcm वेक्टर, ये तो फॉर्मूला होता है। तो v1 cm वेक्टर तो 0 है और vcm वेक्टर 4i कैप था ही आपके पास, ये आ गया आपके पास 4i कैप। यानी वेलोसिटी ब्लॉक 1 की जब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलॉन्गेशन है उस केस में 4 है, इसकी मिनिमम वेलोसिटी आपकी 2 है और मैक्सिमम 6 है। सिमिलरली आपका ब्लॉक 2 के साथ कहानी बनेगी। ब्लॉक 2 के साथ आप यही कर सकते हो सेम चीज। तो ब्लॉक 2 के लिए देख ले, तो ब्लॉक 2 के लिए अगर मैं करूंगा तो यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर भी 2 लिख जाएगा भैया, यहां पर भी बस इतना ही है, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए इसकी स्पीड भी 2 थी, एक बार इस डायरेक्शन में, तो जब मैक्सिमम करेंगे तो हम सेम डायरेक्शन में लेंगे, इसकी स्पीड सेम ही फिगर बनेगा जैसे बना हुआ है, बस ये 2 ब्लॉक हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी v1 cm और ये है ना, तो सेम आंसर आएगा। डिफरेंस लिखा हुआ है वही आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली आपका सेम। जब ये इस तरफ जा रही होगी तब मैक्सिमम होगी इसकी वेलोसिटी, जब ये वापस इस तरफ आ रही होगी, देखो इसी जगह पर ऐसे घूम के जब वापस यहां पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी 2 होगी ऐसे, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी मिनिमम 2, इसकी इस तरफ खुद की और सेंटर ऑफ मास वाली इसमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्राउंड के फ्रेम में देख रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास वाली तो इसको मिलेगी हमेशा। और इसके साथ भी कहानी बनेगी, तो बस यहाँ पे v2 लिख देना इस जगह पे सेम, यहाँ पे सेकंड लिख दो, यहाँ पे v2 लिख दो। टू लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 लिख दें, यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। इस तरह से आपका सेकंड वाले पार्टिकल के भी सेम आंसर आ रहे हैं। इनके मास सेम है इसलिए आंसर सेम आ रहे हैं, अगर मास अलग होते तो फिर आंसर अलग आ सकते थे, पर करना आपको ऐसे ही होता। जब वो यहां होते तब इनकी स्पीड मैक्सिमम होगी इसी जगह पर और मिनिमम भी इसी जगह पर होगी। जब ये सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में चल रहा है उसके अपोजिट चलेंगे तब मिनिमम आ जाएगी, सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस आ जाएगी और आएगी यहीं पर जब ये नेचुरल लेंथ पर होंगी। मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम इलॉन्गेशन दोनों जगह सेंटर ऑफ मास वाली स्पीड इनके पास रहेगी एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, दोनों की स्पीड सेम होती है, दोनों की स्पीड जब सेम होगी तो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड रहेगी वही स्पीड इनकी हो जाएगी। इस केस में तो ये आया आपके पास, ये रुक जाएगा, यहाँ पर भी रुक जाएगा, यहाँ पर भी, तो सेंटर ऑफ मास वाली स्पीड इनको सीधे मिल जाती है डायरेक्ट। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से भैया आपको सॉल्व करने पड़ते हैं ये क्वेश्चन। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में समझ के आसान क्या है, कंप्रेशन मैक्सिमम या मैक्सिमम इलॉन्गेशन निकालना बहुत इजी है। मैक्सिमम वेलोसिटी ब्लॉक्स की, मिनिमम वेलोसिटी और कंप्रेशन जब आपका मैक्सिमम था उस टाइम पे वेलोसिटी क्या थी ब्लॉक्स की, वो भी आप इजीली निकाल सकते हो। किसके रेफरेंस में? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के रेफरेंस में। अगर ये काम मैं ग्राउंड के रेफरेंस में करता तो मुझे बहुत सारे तामझाम करने पड़ते, पहले मैं मोमेंटम कंजर्व करता, फिर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता, तब जाके आपका आंसर आता, और उसको समझना में थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहता, इतना आसान नहीं रहता। इसमें आसान है, हमें मालूम है यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, तो यहाँ और यहाँ पर इसके पास सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जीरो वेलोसिटी है, पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पार्टिकल की प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा बचती है इस और इस जगह पे, जबकि यहाँ पर उन दोनों का वेक्टर सम करना होता है। इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यहाँ पर सम हो जाती है वेक्टर सम, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो निकल आएगी। भैया इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, ठीक है।